हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्ट 6, मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिसोड, मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिसोड। P100 फिजिक्स, मैं एसडीपी सर। चलिए, तो जहाँ तक हो चुका है ठीक उसके आगे पॉइंट यह है हम लोगों का कि मैटर वेव क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द मैटर वेव? वेव ही पहली बात यह है कि वेव ही क्या होती है। तो मैं थ्योरी में पीछे सब कुछ डिस्कस कर चुका हूँ। पूर्ण उम्मीद है मुझको कि आप पूरा का पूरा पीछे का सारे वीडियोज आपका तैयार हो गया होगा, फ्रॉम 1 to 5 तैयार हो गया होगा। चलिए अब इस वीडियो में हम लोग चलते हैं। क्या है यहाँ पर? तो पहला पॉइंट हम लोग का यह है कि मैटर वेव क्या होता है। तो पहले तो वेव ही क्या होती है। तो आप जानते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द वेव? वेव होती क्या बेटा? तो व्हाट इज़ द वेव? वेव क्या है? तो जानते हैं कि वेव इज़ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वेव इज़ द मीडियम, वेव इज़ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम विच कैरी एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी कि वह ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वह मीडियम जो नेचर में एक स्थान से दूसरे स्थान की एनर्जी का ट्रांसफ़र करती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग वेव कहते हैं। अब यहाँ पे जानते हो कि कुछ ऐसी वेव होती हैं कि जिनको मीडियम की आवश्यकता होती है, और कुछ ऐसी वेव होती हैं कि जिनको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। तो जिसको मीडियम की आवश्यकता होती है वह कौन सी वेव कहलाती है? वह कहलाती है क्या? वह कहलाती है बेटा, हाँ जल्दी बोलिए सब। हाँ, पहली बात तो ये बता दूं कि पीछे लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जहाँ पर मैं पढ़ाया हूँ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले एपिसोड में सब कुछ ये जो बोल रहा हूँ ना, बहुत ही विस्तृत, बहुत ही अच्छी तरह से सब कुछ वहाँ पे ना गजब का एक्सप्लेनेशन बेटा, वहाँ पे जाकर पढ़ लीजिए। मैं यहाँ पर बस हल्का सा रिवीजन कर रहा हूँ, केवल 1-2 मिनट का। ओके, तो चलिए, तो यहाँ पर तो वेव होता ही क्या है? तो वेव क्या है बेटा? तो वेव इज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम which transport energy from one place to other place। ओके, तो हाँ, अब यह डिटेल में देखिए, मैं यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ, और पूरा डिटेल में आपको पीछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले एपिसोड में जाइए और वहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त दिया हुआ बेटा, वहाँ पे सब तैयार कर लीजिए। क्लियर? तो P100 फिजिक्स, मैं एसडीपी सर। आप नीट स्टूडेंट हो, IIT स्टूडेंट हो, या आपको बोर्ड देना हो बेटा, तो द बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ओके, तो चलिए फिलहाल आ जाइए। तो वेव क्या होती है? तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम विच ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान को एनर्जी यदि मीडियम में, नेचर में एक स्थान से दूसरे स्थान को, एक बिंदु से दूसरे बिंदु को यदि जा रही है, तो उसको ले जाने वाला कोई और नहीं, कौन है? वेव। वही वेव है। हिंदी में आप उसको तरंग बोलते हैं, वेव, वही वेव है। अब जैसे मान लीजिए कि यदि यह क्लास हमारी जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, यदि मैं मून पर बोल रहा होता, क्लियर, तो क्या यह रिकॉर्डिंग हो रही होती? मून पर बोलते तो क्या रिकॉर्ड कर लेता कैमरा? जल्दी बोलिए, यस नो? जल्दी बोलिए। यदि क्लास मून पर चल रही होती तो क्या यह कैमरा रिकॉर्ड करता मेरी साउंड को, मेरी आवाज़ को? कदापि नहीं। सवाल है क्यों? क्योंकि यहाँ पर माध्यम नहीं है, वहाँ पर मीडियम नहीं है, तो इस साउंड वेव को कौन लेकर के जाएगा? क्लियर? चलिए अगली बात, यदि मून पे ही क्लास चल रही होती और मोबाइल से आप फ़ोटो लेते, क्लिक करते, हाँ क्लिक, तो क्या मेरा फ़ोटो आता? जल्दी बोलिए, यस या नो? जल्दी बोलिए, यस या नो? हम नहीं बोलेंगे, आप बोलिए पहले। यदि मोबाइल से एक क्लास हमारी मून पे चल रही होती और मोबाइल से आप क्लिक करते, तो क्या ये मेरा फ़ोटो आता? हाँ बोलो जल्दी भाई, आता कि नहीं? आता, 100% आता। यानी फ़ोटो आता, साउंड नहीं आता। बात बहुत साफ है। फ़ोटो आता, साउंड नहीं आता, मतलब क्या है भाई? फ़ोटो लाइट से है, लाइट रिफ्लेक्ट होगी, लाइट मेरे बॉडी पे पड़ करके कैमरे पर गई, फ़ोटो आएगा, लेकिन साउंड नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, माध्यम नहीं है, हवा नहीं है, एयर नहीं है ना, वहाँ पर निर्वात है, वैक्यूम है,
मून के सरफेस पर, इसलिए ये क्लास नहीं चल सकती वहाँ पर मून पर, या ये रिकॉर्डिंग नहीं, मेरे वॉइस की रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। क्यों? कैमरा दूर है और हम यहाँ बोल रहे हैं, तो यहाँ से वहाँ तक रिकॉर्ड करने के लिए माध्यम चाहिए, नहीं हो सकती। क्लियर है? तो आप इसे समझ गए होंगे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द वेव इन द नेचर, यानी कि वेव कितनी टाइप की होती है? 2 टाइप की। कौन कौन? आइए, मैं बहुत डिटेल में बड़ा पीछे पढ़ाया हूँ, अभी वेव मैं पढ़ाया नहीं हूँ, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो चैप्टर है ना, वहाँ पर मैं पूरा डिटेल में डिस्कस किया हूँ। यहाँ मैं स्टार्ट में थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, क्योंकि आज का एपिसोड बहुत ज़बरदस्त है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कम ऑन। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हिज ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एंड नाउ द क्वेश्चन दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द वेव। तो टाइप्स नंबर 1 एंड टाइप्स नंबर 2। नंबर 1 कौन है बेटा? नंबर 1 है मैकेनिकल वेव, और नंबर 2 कौन सा है? नंबर 2 है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर? तो पीछे यह बहुत ही डिटेल में, बहुत ही ज़बरदस्त बेटा ये पीछे पढ़ा चुका हूँ, 5, 6, 8 एपिसोड में होगा, आप उसको अच्छी तरह से वहाँ पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा बस यहाँ पर हिंट दूंगा केवल बस। मैकेनिकल वेव भी अभी यह पूरा बेटा पढ़ाया नहीं हूँ, अभी ये आएगा। तो सवाल ये है कि इन दोनों में व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस। तो देखिए इसको अब मेन बातें बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें कौन से वेक्टर होते हैं? इसमें वेक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिक वेक्टर होते हैं एंड मैग्नेटिक वेक्टर होते हैं ना। बोथ आर इन सेम फेज एंड परपेंडिकुलर, सो कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। हो गया बेटा? आ जाओ और आगे आ जाओ। ये प्रोड्यूस कैसे होती है? प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेशन ऑफ चार्ज। क्लियर? डिटेल में पीछे है सब कुछ। नेक्स्ट, इट डज नॉट रिक्वायर मीडियम, इसको मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। क्लियर? अब जैसा बेटा यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या है भाई? नंबर वन इट प्रोड्यूसेस ड्यू टू oscillation of body or particle ना। इसका प्रोडक्शन कैसे होता है बेटा? कोई बॉडी हो, कोई पार्टिकल हो, जब वह ऑसिलेट करता है तो मैकेनिकल वेव प्रोड्यूस होती है। इट रिक्वायर्ड मीडियम। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे इट डज नॉट रिक्वायर्ड मीडियम, और यहाँ पे देखिए इट रिक्वायर्ड मीडियम, इसको मीडियम की जरूरत पड़ती है, इसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब ये कितने टाइप की होती है? तो जानते हैं कि इसके टाइप होते हैं 2। कौन? ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल। क्लियर था? चलिए, और बाकी सब डिटेल में आप बाद में पढ़ेंगे, अभी वेव में। और यहाँ पर मैं और यहाँ पर लॉन्गिट्यूड ट्रांसवर्स क्या होती है, लॉन्गिट्यूड क्या होती है, मैं सब कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जहाँ पर है ना, एपिसोड नंबर 1 या 2 होगा, वहाँ पर पढ़ लीजिए, तो डिटेल वहाँ पर सब कुछ दिया गया है। ठीक है बेटा? सब कुछ वहाँ पे दिया गया है। आ जाइए, अब जैसा देखिएगा। अब सवाल ये है बेटा कि वेव क्या होता है ना। तो हाँ, यहाँ तक हो गया। यहाँ तक सब लोग क्लियर होंगे, श्योर क्लियर होंगे, पढ़े होंगे, पीछे पढ़े होंगे, तो सब कुछ आपका तैयार होगा। ये सब सारी चीज़ें आ जाइए। अब यहाँ पर है बेटा कि जो अब 2 वेव तो हम लोग जानते हैं। लाइट क्या है? लाइट, सन से आने वाली लाइट क्या है? या आपका बल्ब जल रहा है, बल्ब की ये लाइट क्या है? लाइट कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एक्सरे क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। माइक्रोवेव क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। रेडियो वेव क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सब कुछ ऑलरेडी पीछे दिया गया है। पीछे है बेटा
सब कुछ वहाँ पे जाकर डिटेल में पढ़ डालिए। ओके, चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड कितनी होती है तो जानते हो, लाइट की स्पीड कितनी होती है बेटा, 3 × 10⁻⁶ = 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ओके, यही सभी प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड यही होती है। क्लियर? तो वेव के विषय में एक जनरल हमने आइडिया दिया, और वेव पीछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दिया गया बेटा, वहाँ पर जाकर के ठीक से अच्छी तरह से सब रिवाइज कर लीजिए, दोहरा लीजिए। बहुत बड़ा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर? और हम लोग प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं कौन सा, क्या देख रहे हैं हम लोग प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं बेटा, क्या देख रहे हैं हम लोग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्ट 6। चलिए अब यहाँ से कहाँ से शुरुआत होती है बेटा, अब आ जाओ आगे। हम लोग का टॉपिक आप लोग पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैटर वेव ना, मैटर वेव। यस, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, मैटर वेव हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर? मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और यह टॉपिक पढ़ने के तुरंत बाद न्यूमेरिकल्स इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेने जा रहे हैं। क्लियर? तो यदि आप चैनल को ना सब्सक्राइब किए हों अभी ना, कोई ऐसे स्टूडेंट हो, आप ज़रूर किए होंगे पढ़ रहे हैं, तो ना किए हों कोई तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड सर्किल वगैरह में भी डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, बता दीजिए ना, बता दीजिए जिनको ना मालूम हो कि वो भी पढ़ें। फिर हम आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा। तो चलिए इसको बेटा दिया जाए, देख लिए सब लोग। चलो आ जाओ, अब हम आगे बढ़ते हैं। पॉइंट है हम लोगों का कि मैटर वेव क्या है, व्हाट इज द मैटर वेव। मैटर वेव क्या है बेटा, चलिए तो हम लोग चलते हैं पॉइंट पर अपने। मैटर वेव क्या है। 1924 लुइस डी ब्रोगली ना, ब्रोगली एक्चुअली में लिखते हैं लुइस विक्टर डी ब्रोगली बेटा, लिखते हैं पूरा नाम इसका है लुइस बेटा, पूरा नाम इनका है लुइस विक्टर डी ब्रोगली। लेकिन ब्रोगली है ना, इसको पढ़ते हैं ब्रॉय पढ़ते हैं। लेकिन आप यहाँ से नहीं मतलब है, हम लोग के फिजिक्स से स्टूडेंट बेटा हम लोग, तो स्पेलिंग में क्या प्रोनाउंसिएशन है इससे नहीं मतलब है, मतलब हम लोग का मेन अपने पॉइंट से पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे इसको लुइस विक्टर डी ब्रॉय, लुइस विक्टर डी ब्रॉय। जनरली हम लोग क्या बोल देते हैं, डी ब्रोगली बोल देते बेटा, केवल इसको ले लेते हैं, डी ब्रोगली बोल देते हैं ना। तो ये इनका पूरा नाम है। 1924 में इन्होंने एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी कंसेप्ट दिया। क्या कंसेप्ट दिया, मैटर वेव। तो मैटर वेव, इन्वेंटर ऑफ मैटर वेव क्या था, कहाँ से आया दिमाग में ये पॉइंट, कहाँ से आया। तो उस समय जानते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वह फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था कि जिसने ये प्रूफ किया कि लाइट वेव नहीं है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फर्स्ट एक्सपेरिमेंट which shows that nature of light cannot be wave, means कहने का सेंस कि on the basis of wave theory photoelectric effect cannot be explained। क्लियर बेटा। तो
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो चैप्टर का पढ़ रहा है, यही वह पहला एक्सपेरिमेंट था जिसने ये प्रूफ किया कि लाइट कभी भी वेव नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या निकला, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव थियरी के कंसेप्ट पर, यानी कि वेव मान करके उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, जो हम लोग ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं। तो क्या माना गया उस समय? उसमें क्या लिए हम लोग? मैक्सवेल प्लॉन्क थियरी, क्वांटम थियरी ऑफ द लाइट, जिसको हम लोग कहते हैं वेव थियरी। तो वेव थियरी ऑफ द लाइट, क्वांटम थियरी ऑफ द लाइट, यानी कि वेव नेचर से प्रूफ नहीं हुआ तो किस नेचर से प्रूफ हुआ? पार्टिकल नेचर। ऑलरेडी पीछे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले चैप्टर बेटा, पहले पीछे वीडियो में सब कुछ बहुत ही ज़बरदस्त हम लोग वहाँ पर क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो फिर यहाँ रिवाइज हम नहीं करना चाहते, पीछे जा कर के आप वहाँ पे पढ़ लेंगे। ठीक, क्लियर? चलिए, यहाँ मेन टॉपिक हमारा क्या है? तो मेन टॉपिक यह है कि अब दो बातें हुई। बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट थे, बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जो ये शो करते हैं कि लाइट वेव है। फॉर एग्जाम्पल, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन, ये बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं कि जो शो करते हैं कि लाइट वेव है। जिसमें से नंबर 1 पर किसको आप रखेंगे? नंबर 1 पर रखेंगे डिफ्रैक्शन को। कहीं पर भी यदि डिफ्रैक्शन प्रोसेस होता है, तो डिफ्रैक्शन यह शो करता है कि वह वेव है। मीन्स कि वेव होने के लिए क्या मस्ट है? तो वेव होने के लिए डिफ्रैक्शन मस्ट है। डिफ्रैक्शन, तो वेव होने के लिए डिफ्रैक्शन मस्ट है, और डिफ्रैक्शन होने के लिए वेवलेंथ मस्ट है। यानी कि यदि डिफ्रैक्शन हो रहा होगा तो वेवलेंथ होगी। श्योर, बी श्योर, राइट देयर। डिफ्रैक्शन मस्ट है किसके लिए? लिखिए वहाँ पर जल्दी से। डिफ्रैक्शन, वेव होने के लिए क्या जरूरी है? डिफ्रैक्शन। और डिफ्रैक्शन होने के लिए क्या जरूरी है? वेवलेंथ। यानी कि सीधे सीधे बोला जाए कि वेव होने के लिए क्या जरूरी है? तो वेव होने के लिए वेवलेंथ जरूरी है। क्लियर? अच्छा, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट हमारा क्या कहता है? कि लाइट पार्टिकल है, और पार्टिकल होने के लिए क्या जरूरी है? तो पार्टिकल होने के लिए बेटा, यस राइट पॉइंट, पार्टिकल। तो पार्टिकल होने के लिए क्या जरूरी है? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम यानी जिसको हम लोग लिखते हैं बेटा स्मॉल p से लिखते हैं, लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम जरूरी है। अब जैसा देखिएगा, दो चीज़ें हुई। लैम्डा डिफ्रैक्शन वेव होने के लिए ज़रूरी है, और पार्टिकल होने की ज़रूरी है लीनियर मोमेंटम। तो लिखिए, जल्दी से नोट करिए कि पार्टिकल होने के लिए क्या ज़रूरी है? लीनियर मोमेंटम। क्लियर? शेयर हो गए? आगे बढ़ा जाए? आइए, अब यहाँ तक याद करिएगा। अब यहाँ से आगे हम लोग चलते बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, और आगे चलो बेटा, अगला पॉइंट। अब हम लोगों ने देखा कि पार्टिकल टू बी पार्टिकल मोमेंटम इज मस्ट। मोमेंटम मस्ट है, एंड टू बी wavelength lambda is must। ओके, ये दो लाइनें हम लोग श्योर हो गए। तब 1924 में वही लुइस विक्टर डी ब्रॉय, तो 1924 में लुइस विक्टर डी ब्रॉय, जिसको हम लोग डी ब्रोगली बोलते हैं, के दिमाग में एक पॉइंट आया
क्योंकि नेचर में सब कुछ सिमेट्रिक है। नेचर में दो ही चीज़ है, क्या क्या? मास एंड एनर्जी। जैसा आइंस्टीन ने दिया था कंसेप्ट अपना, मास एंड एनर्जी। और मास इक्विवेलेंस रिलेशन आइंस्टीन के द्वारा जो E=mc² दिया गया बेटा, E=Δ mc²। मास एनर्जी इक्विवेलेंट रिलेशन। तो मास और एनर्जी दो ही चीज़ है। एनर्जी वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करती है। वेवलेंथ मीन्स की वेव, और वेव इसका मास का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? इसका रिप्रेजेंटेटिव है वेव, और इसका रिप्रेजेंटेटिव लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम मीन्स P ना, लीनियर मोमेंटम। तो लुइस विक्टर डी ब्रॉय के दिमाग में ये बात आई कि जब सब कुछ कन्वर्सिबल है, एनर्जी मास में और मास एनर्जी में आइंस्टीन के अनुसार जब चेंज होती है, जिसका एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं आगे पीछे मैं बता चुका हूँ आपको, क्या और क्या? मास एनहिलेशन रिलेशन। और क्या पढ़ चुके हैं? और क्या पढ़े? पेयर प्रोडक्शन, यानी एनर्जी का मास में कन्वर्जन और मास का एनर्जी में कन्वर्जन। पेयर प्रोडक्शन, जब एक हाईली एनर्जेटिक फोटॉन जाके किसी रिजिड बॉडी पर टकराता है तो वह टूट जाता है फोटॉन, और टूट करके क्या बनाता है? एक इलेक्ट्रॉन, और उसी का एंटी पार्टिकल एक पॉजिट्रॉन बनाता है। यानी एनर्जी क्या प्रोड्यूस करे? फोटॉन क्या है? एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो पैकेट्स ऑफ एनर्जी किसी रिजिड बॉडी पे टकरा के टूट करके क्या बनाया? इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन बनाया। यानी एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई? मास में। अब जब यही दो मास, ध्यान दीजिएगा कितना रिवॉल्यूशनरी ये सारे कंसेप्ट हैं। ओके, क्या पढ़ रहे हो? फिजिक्स, P100 फिजिक्स। ओके, पढ़ रहे कि धुनाई हो रही है? धुनाई कर रहे बेटा हम लोग, किसका? मैटर वेव पे चल रहे हैं हम लोग। ओके ओके बेटा, कमान। देखो, तो जब कभी फोटॉन जा कर के रिजिड बॉडी पर टकराता है तो टूटा, एनर्जी टूटी, दो चीज़ें बनाई, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। क्लियर? अब इसका रिवर्स बोलिए। जब कभी भी यही इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे के पास आए तो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। नष्ट करने के पहले वह कॉमन सेंटर के अबाउट घूम रहे होते हैं। जब वह कॉमन सेंटर के अबाउट चक्कर लगा रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं पॉजिट्रॉनियम। क्या बोलते हैं उसको? पॉजिट्रॉनियम। और वह पॉजिट्रॉनियम एक कॉमन सेंटर के अबाउट घूम रहे होते हैं और दोनों स्पाइरल पाथ को फॉलो करते हुए सेंटर पे कोलैप्स हो जाते हैं, यानी कि एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। और वहाँ से क्या निकलता है? गामा। वहाँ से क्या निकलता है बेटा? वहाँ से निकलता है फोटॉन। क्या निकलता है वहाँ से? फोटॉन। फोटॉन मीन्स गामा रेज निकलते हैं। यानी कि दो पार्टिकल अब किस में कन्वर्ट हो गए? एनर्जी में। तो इसे कहते हैं मास एनहिलेशन, यानी कि द्रव्यमान का नष्ट होना। तो द्रव्यमान का नष्ट होना, एनर्जी का मास में, मास का एनर्जी में। तो लुइस विक्टर डी ब्रॉय के दिमाग में ये बात आई कि इसका मतलब 1924 की बात है ना, 1924 की बात है। उसके दिमाग में ये बात आई कि क्या ये दोनों कहीं एक ही तो नहीं है? क्या दोनों के बीच में आपस में कोई रिलेशन है कि नहीं है? तो चूंकि एक का रिप्रेजेंटेटिव था लैम्डा वेवलेंथ और एक का रिप्रेजेंटेटिव था लीनियर मोमेंटम, इन दोनों के बीच में कोई न कोई संबंध अवश्य होना चाहिए। दोनों के बीच में कोई न कोई संबंध अवश्य होना चाहिए। इस सबसे पहले कहने वाला साइंटिस्ट था 1924 में लुइस विक्टर डी ब्रॉय, यानी कि लुइस विक्टर डी ब्रॉय ने। इसीलिए
ओके, इसलिए 1929 में इसको किसे अवार्ड किया गया? नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज दिया गया। क्लियर? तो नोबेल प्राइज 1929 में मिला। तो एक्चुअली इसने क्या बताया? और कुछ नहीं बताया, इसने यही जो आप पढ़ रहे हैं इतना ही बताया, लेकिन सबसे पहले बताया इसलिए नोबेल प्राइज मिला। क्या बताया? पी और लेमडा के बीच रिलेशन बताया। पी किसका रिप्रेजेंटेटिव, यानी किसका रिप्रेजेंटेटिव है? पी मास का, और लेमडा किसका है? वेवलेंथ। लेमडा किसका है? वेव का। तो वेव और मास के बीच में कोई संबंध है कि नहीं, यह पहली बार बताने वाला साइंटिस्ट था। यस, डी ब्रोगली। पक्का? यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? आइए, अब उसने यहाँ तक पहुँच गया बेटा, बहुत आसान सब कुछ है ना। तो यहाँ तक क्लियर हो गए। चलिए, अब इसके बाद वो क्या कहता है? वो कहता है कि इसका नाम उसने रख दिया, इसी का नाम रख दिया कि ईसा। तो ये उसका सेंटेंस क्या है? वो कहता है ना, डी ब्रॉय कहता है कि कहीं पर भी यदि, कहीं पर लीनियर मोमेंटम होने के लिए जानते हो वेलोसिटी चाहिए। लीनियर मोमेंटम होने के लिए वेलोसिटी चाहिए। यहाँ पे लीनियर मोमेंटम होने के लिए भाई पी बराबर क्या होता है बेटा? पी बराबर mv। तो लीनियर मोमेंटम होने के लिए वेलोसिटी चाहिए, मास पार्टिकल है ही। तो कहता है डी ब्रॉय, कहता है कि यदि कहीं पर भी कोई भी मास है और यदि वह मोशन कर रहा है, कहीं भी नेचर में कोई भी यदि मास है और वह मोशन कर रहा है, यदि उसके पास वेलोसिटी है, m भी है और v भी, वेलोसिटी भी है, तो यदि मास भी है, m भी है और वेलोसिटी भी है, तो उसके पास लीनियर मोमेंटम तो होना ही है। अब फिर कहता है कि यदि लीनियर मोमेंटम उसके पास में है तो उसके पास वेवलेंथ अवश्य होगी। चूँकि वेव हो, यदि कहता है कि वेवलेंथ अवश्य होगी। अब वेव होने का मतलब कि वेव, अब सवाल है यार कि ये नई वेव आ गई, कैसे मैटर वेव नेचर में आया? साइंटिस्टों ने पहले क्या नाम लिया? तो चूंकि मैटर से रिलेटेड आया, मास से रिलेटेड, इसीलिए नाम पड़ा उसका, कौन सा नाम पड़ा ना बेटा? मैटर वेव नाम पड़ गया, नाम पड़ा मैटर वेव। क्लियर हो गए? यहाँ तक नोट्स बना लीजिए, अच्छी तरह से लिख लीजिए, फर्स्ट क्लास का लिख लीजिए, कहीं कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। क्या, क्यों, कैसे? फिजिक्स की धुनाई, P100 फिजिक्स। आ जाओ, आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ तक हो चुका है, अब हम आगे बढ़ते बेटा, मैटर वेव। तो अब हाँ बेटा, अब इसके आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब मैटर वेव, बात रही मैटर वेव की। तो यह वेव है क्या? अभी तो हम लोगों ने दो वेव का नाम सुना है, नंबर 1 मैकेनिकल, नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो क्या यह उन्हीं दोनों में किसी का कैटेगरी है? उन्हीं दोनों में किसी में रखा जाए? रख दो, जिसे मन कर रखो, रखिए, किसी में रख दीजिए, जिसे मन कर उसमें रखिए। रखा जाए? नहीं? हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नई टाइप की वेव है। तब क्या हुआ भाई? अब जैसा वेव को फिर से डिफाइन किया जाए, वेव, तो अब नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 1 में तो अभी पढ़ा हम लोगों ने, कौन सी वेव थी? मैकेनिकल वेव। इसके विषय में पूरी इन्फॉर्मेशन देखा था अभी। नंबर 2 पे भी देख चुके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था, इसका भी पूरा डिटेल पढ़ चुके हैं। अब नंबर 3 पे तब कौन आया? नंबर 3 पे आ गया ना, हाँ, यही मैटर वेव। सवाल यह कि इन दोनों में से क्यों किसी में नहीं आ सकता? क्या कदापि नहीं आ सकता ना, कदापि नहीं आ सकता। सवाल है क्यों नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता? चलिए देखो, यह मैकेनिकल वेव क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैटर से रिलेटेड भी है और मैटर से ही रिलेटेड यह भी है। लेकिन जानते हो, इसको चलने के लिए अभी पढ़ा हम लोगों ने कि इट रिक्वायर्ड, चल यहाँ पे अब बता चुका, हम फिर लिखने की जरूरत नहीं बेटा, यहाँ डायरेक्ट आया जाए। तो चलिए, हाँ, मैटर वेव, इट कैन ट्रेवल
it can travel in medium and also can travel without medium. मीडियम रहे तो भी ठीक, ना रहे तो भी ठीक, यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है, मीडियम है तो भी, नहीं है तो भी। इसका मतलब ये क्या हुआ, पहले ही फेल हो गया कि ये मैकेनिकल हो नहीं सकता। अच्छा, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, हाँ नेक्स्ट पॉइंट जैसा लिया जाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों नहीं हो सकता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होने के लिए ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है कि चार्ज का ऑसिलेशन होना चाहिए ना। इसका चार्ज से कोई संबंध नहीं है है कि नहीं, इसका चार्ज से कुछ लेना देना नहीं, चार्ज रहे तो भी ना रहे तो भी, तो इसका मतलब कि कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं हो सकता। तो इट डज नॉट ना प्रोड्यूसेस बाय ऑसिलेशन ऑफ चार्ज, ये चार्ज के ऑसिलेशन से प्रोड्यूस नहीं हो सकता ना। इसका मतलब कि इट इज़ नॉट सो इट इज़ नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ना। सो इट इज़ नॉट, हाँ बेटा, इट इज़ नॉट, याद रखना बेटा, इट इज़ नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है ना, नहीं है। हाँ, तो ना ही यह मैकेनिकल है, और ना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। श्योर हो गए, क्लियर हो गए, चलिए ओके, आ जाइए और आगे। हाँ, और आगे बढ़ा जाए बेटा। अब अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। अब तब ये कैसा वेव है, ये क्या बताता है ना, एक ऐसी वेव है क्या बताता है। ये तो हम लोग श्योर हो गए क्या श्योर हो गए भाई, कि मैटर वेव इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड also it is not मैकेनिकल वेव। तो ना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है और ना ही ये मैकेनिकल है, ये तो हम लोग श्योर हो गए ना। चलो, इसको एक नया नाम दिया गया, क्या कहा गया था फिर, क्या कहा गया, इसको नाम दिया ना, इसको नाम दे दिया गया मैटर वेव। वाई इट इज सो, बिकॉज it always linked with matter, because it always linked with matter, क्योंकि यह मैटर जहाँ पर है वहाँ अवश्य होगा। It shows the probability, of finding matter in space। यह वेव जहाँ भी मिलेगी नेचर में, वेव यह स्पेस में जहाँ भी पाई जाएगी, तो वहाँ पे क्या शो करती है, हमेशा मैटर के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी शो करती है ना। तो इसीलिए नाम है इसका, सो इट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिस्टिक
सो इट इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिस्टिक वेव। तो इसका एक दूसरा नाम है प्रोबेबिलिस्टिक वेव। राइट द पॉइंट, ऑल द पॉइंट, अच्छी तरह से नोट करिए। हाँ, नोट हो गया? क्लियर? क्या, क्या, क्यों, कैसे, नोट द ऑल द पॉइंट। प्रोबेबिलिस्टिक वेव क्यों कहते हैं? यह मैकेनिकल वेव क्यों नहीं है? यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों नहीं है? अलग से नाम मैटर वेव क्यों दिया गया? पहली बार इन्वेंशन कब हुआ? किसने किया? क्यों किया? करने के पीछे रीजन क्या था? क्या कंसेप्ट था? आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, अब मेन पॉइंट क्या था? मेन पॉइंट तो जानते ही हैं कि लुइस विक्टर डी ब्रोगे को क्या करना था? एक्चुअली करना उसको ये था कि मैटर, मास और वेव के बीच में लिंक स्थापित करना था ना। क्यों? क्योंकि नेचर में सब कुछ सिमेट्रिक है, नेचर में सब कुछ सिमेट्रिक है। और इसके पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के समय ये पार्टिकल नेचर भी होता है, ये बात सामने आ चुकी थी। पार्टिकल नेचर, पार्टिकल, फोटॉन पार्टिकल के जैसे बिहेव करता है, ये क्लियर हो चुका था पहले ही। और वह पहला एक्सपेरिमेंट जो था, दोनों के बीच की एक ही समय, हाँ एक ही समय, फोटॉन एक ही समय वेव भी होगा और ठीक उसी इंस्टेंट पे वो पार्टिकल भी होगा एक ही समय। यह एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था जिससे प्रूफ हुआ था। वह कौन सा एक्सपेरिमेंट था? जल्दी सोचिए, जल्दी सोचिए। कौन सा एक्सपेरिमेंट था? याद आया? नहीं। तो वह एक्सपेरिमेंट था फोकसिंग एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन, फोकसिंग ऑफ द आई, यानी कि आंख से देखने की प्रोसेस, सीइंग बाय द आई इज द प्रोसेस, वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। जानते हैं उस समय ये हुआ कि जो आई की जब लाइट पड़ता है आई पर, तो जो एकोमोडेशन पावर जिसको आई का बोलते हैं, यानी कि आई का सेल्फ फोकस करना, तो आई का सेल्फ फोकस करना यह वेव नेचर को शो करता है। जबकि फोटॉन का रेटिना पर पड़ने के बाद में उसका एब्जॉर्प्शन वह पार्टिकल नेचर को शो करता है। तो एक ही समय लाइट दोनों प्रोसेस को शो कर रही है ना। तो दिस वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट विच शोज द रिलेशन बिटवीन द वेव एंड पार्टिकल, मीन्स वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, जिससे बाद में वर्ड आया ड्यूअल नेचर ऑफ द लाइट। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद में यहाँ पर लुइस विक्टर डी ब्रोइस का एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या हुआ कि मास और वेव के बीच में रिलेशनशिप। तो तमाम एक्सपेरिमेंट के बाद में यह डी ब्रोय क्या कहता है? डी ब्रोय क्या कहता है? कहता है कि वेवलेंथ, अब जा देखिएगा, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव लैम्डा इक्वल टू h/mv। ओके, इसी को कहते हैं ना हम लोग, क्या बोलते हैं इसी को कहते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। हाँ ना, डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं बेटा, यानी डी ब्रोय वेवलेंथ लैम्डा। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। एच क्या हुआ? एच प्लॉन्क कांस्टेंट, प्लॉन्क कांस्टेंट H इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34
जूल सेकेंड। क्लियर? तो दिस इज द, अब यहाँ पर जब देखिएगा एम भी क्या है, P, तो लेमडा बराबर H/P माइंड, ये कौन सा नेचर, वेव, ये कौन सा नेचर, पार्टिकल। इसने क्या किया ना, वेवलेंथ डी ब्रोगली ने क्या किया, केवल दोनों के बीच एक रिलेशन शो किया। सवाल ये था कि ये कहाँ से आया था, कहाँ से आखिर कैसे लिखा, कैसे लिख दिया कि लेमडा बराबर 1/p कर दिया जाए। बस केवल यह ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, इन्होंने केवल सिमेट्री के बेस पर इस रिलेशन को प्रूफ किया था ना, इसको प्रूफ किया था। इसका कोई प्रूफ नहीं है, यह इसका कोई प्रूफ नहीं है ना। हाँ ये भी है, इसने दे दिया, लिख दिया, ये होता है बाय द सिमेट्री, और एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया। बाद में पहले लिखा, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ बाद में हुआ। हाँ, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ बाद में हुआ, मैं आगे भी बताऊंगा क्या हुआ इसके बाद। क्लियर? अब जैसे देखो, तो लेमडा इक्वल टू H/P मीन्स क्या क्वेश्चन करता है कि अच्छा, अब यहाँ पर जैसे देखिए, अब यहाँ पर मास जितना ही छोटा होगा लेमडा का मान उतना ही बड़ा होगा, मास जितना ही छोटा लेमडा का मान उतना ही बड़ा। क्यों? H का मान है 10⁻34, 10⁻34 H की वैल्यू है। तो दिस इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ, दिस इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रॉय वेवलेंथ। ओके, क्लियर? चलिए अब जैसा देखिए, तो कहता है डी ब्रॉय कि कहीं पर भी कोई भी यदि पार्टिकल है, जैसे मान लीजिए एक क्रिकेट की बॉल है और उसको सिक्सर के लिए आपने मारा, स्ट्रोक मारा, हवा में है बॉल, हाँ 4 रन के लिए सिक्सर मारा, बॉल, ये बॉल हवा में है। तो यदि आइए जैसा देखा जाए, हाँ और आगे बढ़ा जाए, यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। चलो बेटा, बहुत आसान होती है फिजिक्स, कुछ होता नहीं बेटा, बस समझने की बात होती है अच्छी तरह से थोड़ा। हाँ, एक पॉइंट लीजिए, क्वेश्चन लिखिए, राइट द क्वेश्चन, व्हाट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ of a ball of mass 200 gram moving in space with 0.5 मीटर पर सेकेंड। हाँ, सॉल्व कर लीजिए, आंसर निकालिए। ट्राई टू डू। आ गया? चलिए, अभी देखा आपने, लेमडा बराबर H/m भी होता बेटा, H 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन मास 200 ग्राम, 0.2 इंटू kg में 0.2, वेलोसिटी दिया है 0.5। व्हाट विल हियर, लेमडा बराबर डी ब्रोगली वेवलेंथ, लेमडा बराबर 6, तो ये हो गया 66 अपॉन ये हो गया 66 बेटा, और अपॉन क्या हो गया, इंटू 10⁻34 अपॉन क्या करना हुआ, 2 इंटू 0.5 बराबर कितना हुआ, 5 इंटू 2 1.0 कितना आ जाएगा, 66 इंटू 10⁻34 मीटर। ओके ना, 2 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा। देखो बेटा, तो हाँ माइंड हियर 66 इंटू 10⁻34 एक ले लिया जाए तो 6.6 इंटू 10⁻³ -33 मीटर ले सकते हैं बेटा, ले सकते हैं।
आ जाओ, अब जैसा ध्यान दीजिएगा, 10⁻³ किस इंस्ट्रूमेंट से नापेंगे? कैन बी मेजर? तो दिस इज वेरी स्मॉल, वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, very short wavelength which cannot be measured. This is the very short wavelength cannot be measured by any instrument because it has a power order 10⁻³ तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम इसको मेजर नहीं कर सकते। क्लियर? हाँ, तो क्या मान लीजिए कि यदि हम किसी चीज़ को मेजर नहीं कर सकते तो क्या इसका मतलब कि हम वो चीज़ होती नहीं? मान लीजिए हम मेजर नहीं कर सकते तो क्या वो होता ही नहीं जिसको मेजर नहीं कर सकते? होता है। क्या एक ट्रक बहुत ही तेज़ी से जा रहा है तो क्या उसके पास डी ब्रॉगली वेव होगी? डी ब्रॉगली वेव होगा, मैटर वेव है। हाँ भाई, कि दुनिया में कोई भी मास है यदि वह मोशन में है, चाहे वह छोटा हो चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह बड़ा हो, तो उसके वह मैटर वेव लिंक विथ द मैटर। यदि मैटर कहीं पर है और उसके पास वेलोसिटी है तो उसके पास में वेवलेंथ होना ही होना है। तो मैटर वेव, द डेफिनेशन ऑफ द मैटर वेव इज द वेव विच ऑलवेज लिंक विद द मैटर, दैट इज द मैटर वेव, एंड इट वाज फर्स्ट इन्वेंटेड बाई लुइस विक्टर डी ब्रॉयस, यानी कि डी ब्रॉगली, जिसको कॉमनली बोलते हैं डी ब्रॉगली ना। कब? 1924। तो इसी को कहते हैं मैटर वेव। एंड व्हाट इज द वेवलेंथ? तो दिस इज द वेवलेंथ, माइंड लैम्डा इक्वल टू h/mv, which shows the relation mv. You know that this is the property of the matter, particles, the property of particle, or this is the property of the wave. So this shows the relation between matter, particle and wave. क्लियर? अब आइए, तो एक्सपेरिमेंट इस पे होता रहा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इस पे होते रहे, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट उसी समय जब यह इसका इन्वेंशन होगा, डी ब्रॉय ने अपना दे दिया एक्सपेरिमेंट, अपना फार्मूला निकाल दिया, दे दिया, बता दिया। एक्सपेरिमेंटली इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन डी ब्रॉगली ने नहीं किया था। हाँ, उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। क्यों? क्योंकि इनका दिमाग था मैटर, तो मैटर के विषय में कुछ सोचते रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्सपेरिमेंटली इसको देखा गया करने वाला साइंटिस्ट था डिवीजन एंड जर्मर, यानी दो साइंटिस्ट थे, डिवीजन एंड जर्मर, और एक और थे जीपी थॉम्सन। वह जे थॉम्सन के लड़के थे, हाँ शायद उन्हीं के परिवार के थे वो। तो जे थॉम्सन की फैमिली के ही थे, और थे जीपी थॉम्सन, यानी कि तीन साइंटिस्ट एक साथ काम कर रहे थे। किसके बाद? डी ब्रॉगली के बाद। तो डी ब्रॉगली के बाद में इस पे काम करने वाले तीन साइंटिस्ट थे ना, तीन साइंटिस्ट थे। कौन? डिवीजन, LH डिवीजन, जर्मर और जीपी थॉम्सन। बहुत दिनों से काम करते रहे। 1929 में ही इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया था, जब इनको नोबेल प्राइज़ मिला था ना डी ब्रॉगली को, तो उसी समय से उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया और 1937 तक ही काम करते रहे। 1937 तक, यानी कि इन्होंने अपना कंसेप्ट, अपना पास्टुलेट्स, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, यानी इसी का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने किया था। तो यदि आपसे कहा जाए कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने किया, तो आप किसका नाम लेंगे? डिवीजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो नाम लिख दीजिए वहीं पर। ओके, आ जाओ। तो मैटर वेव लिख दीजिएगा कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ किसका? नंबर 1 डी ब्रॉय वेवलेंथ एंड नंबर 2 मैटर वेव
क्लियर? तो ये किसके द्वारा किया गया? बाय नंबर वन डिवीजन, नंबर 2 इसमें कौन था? जर्मर, और नंबर 3 पे था इसमें जीपी थॉमसन। लेकिन ये 2 थे ना, इनको अलग रखा जाए तो यह 2 थे बेटा। ये जो 2 थे टुगेदर, ये दोनों लोगों ने एक साथ काम किया था, और जीपी थॉमसन ने इंडिपेंडेंटली काम किया था। इंडिपेंडेंटली अलग से काम किया था, और इसके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, इसी पर इनको कंबाइंड वे में ना क्या मिला? नोबेल प्राइज 1937 पर। अच्छा, अब किया क्या? ओके, अब आइए देखा जाए किया क्या। तो जानते हैं कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में क्या किया इन्होंने? तो इन्होंने किया डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या शो किया? डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, स्कैटरिंग, क्लियर? स्कैटरिंग। तो डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्होंने शो किया बेटा। तो कहा जाए कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन डी ब्रोगली या मैटर वेव का कैसे किया गया, तो आप कहेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन क्या शो करता है? इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन क्या शो करता है? तो जानते हैं कि डिफ्रैक्शन शो करता है कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करता है। इलेक्ट्रॉन शोज वेव नेचर। क्या शो किया बेटा? इलेक्ट्रॉन क्या शो करता है? वेव नेचर। इलेक्ट्रॉन शोज वेव नेचर इन ऑर्बिट। हमेशा इलेक्ट्रॉन वेव नेचर में रहता है, मीन्स कि हमेशा इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म करता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा वेव फॉर्म करता है। अब यहाँ पर आगे चल करके ओके सारे पॉइंट क्या, क्यों, कैसे, क्या, क्यों, कैसे, क्लियर? चलिए एक बार रिवाइज कर लीजिए पूरा अच्छी तरह से सब कुछ। कैसे फिजिक्स, हमारी मॉडर्न फिजिक्स का विकास, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे 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 आगे बढ़ा। हो गया? यहाँ तक पहुँचिए आप। इलेक्ट्रॉन शोज वेव नेचर इन ऑर्बिट। यही कारण था कि हाइजेंस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ना, जो मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा डिटेल में। तो यही रीज़न था कि हाइजेंस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि जब वो वेव है तो जब वो वेव है तो उसका एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट लीनियर मोमेंटम सिमल्टेनियसली दोनों चीज़ें एक साथ सही नहीं बताई जा सकती। हाइजेंस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यही रीजन था बेटा। हाँ, यही वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जिसको किसने शो किया? डिवीजन। देखिए कितने साइंटिस्ट हैं, डिवीजन, जर्मर दोनों एक साथ, और जीपी थॉमसन अलग से कर रहा था, जिसको कंबाइंड वे में 1937 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया। किसके लिए? डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो फर्स्ट टाइम ये साइंटिस्ट ने ना डी ब्रोगली के मैटर वेव को प्रूफ किया कि हाँ, क्योंकि डी ब्रोगली तो कंसेप्ट दे दिया, लेकिन उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कैसे होगा? अब ट्रक है अब सपोज करो ट्रक है, मूव कर रहा है, जा रहा, बाल क्रिकेट की है, अब ये भी निकाला 10⁻31 का 10⁻33 का आ रहा है, तो आखिर उसको मीजर कैसे करेंगे? तो जब वो मीजर नहीं कर पाएंगे तो ये पता कैसे चलेगा कि वहाँ सही है कि नहीं सही है?
अब इस इवेंट का, जैसे मान लीजिए हमने कोई फार्मूला डेवलप कर दिया, अब हम फार्मूला डेवलप करके आपको दे दिए, तो उसका कहीं न कहीं से उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन चाहिए ना। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन डी ब्रॉगली खुद अपने नहीं किया, करने वाला कौन था? डिवीजन जर्मर एक्सपेरिमेंट, जो क्या शो करता है? इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन। और कहीं पर किसी भी चीज़ का मैं पहले ही बोला था लेक्चर स्टार्ट होते ही कि वेव होने के लिए क्या ज़रूरी है? डिफ्रैक्शन। यदि इलेक्ट्रॉन में डिफ्रैक्शन है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन वेव है। और पार्टिकल तो है ही, उसमें क्या साबित करना? मास है, तो पार्टिकल तो है ही। हमको तो ये साबित करना था कि कोई ऐसा पार्टिकल बताओ कि जिसमें वेव हो। तो डिवीजन ने प्रूफ कर दिया कि इलेक्ट्रॉन के पास वेव है, क्योंकि उसका डिफ्रैक्शन होता है, और डिफ्रैक्शन होना ही शो करता है, डिफ्रैक्शन होना ही 100% गारंटी होती है क्या होने की? वेव होने की। क्लियर? पक्का? ओके, आ जाओ। अब जैसा देखो भाई, अब यहाँ से दो साइंटिस्ट हमारे लिंक हुए। इसी लाइन को दो साइंटिस्टों ने अपने कंसेप्ट में आगे हाइपोथेसिस में यूज़ किया। कौन से वो दो साइंटिस्ट थे? दोनों का नाम बता दो। नंबर एक तो हाइजन था ना, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेंस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नंबर एक। क्योंकि कहता है कि जब वो वेव है तो सिंपल सी बात है भाई कि यदि वेव है, वेव यानी कि मास भी है और वेव भी है, तो यदि हम उसकी लीनियर मोमेंटम एग्जैक्टली पता करेंगे तो पोजीशन नहीं पता कर पाएंगे, और यदि पोजीशन पर फोकस करेंगे तो लीनियर मोमेंटम में एरर आ जाएगा। मीन्स कि हाइजेंस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, आगे मैं डिटेल में बताऊंगा, हेडिंग लूँगा उसका, वहाँ न्यूमेरिकल, जो भी हेडिंग लूँगा उसका न्यूमेरिकल वहीं रहेगा तुरंत। अब इस पर हम लोग तुरंत अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्या कहता है हाइजेन कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और लीनियर मोमेंटम दोनों 100% एक्यूरेसी के साथ में सिमल्टेनियसली ना ये डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। यानी कि वहाँ एरर आना ना, अनसर्टेनिटी होना फिक्स है। डेल्टा, तो जिसको कहते हो क्या कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन एंड डेल्टा पी द अनसर्टेनिटी इन द लीनियर मोमेंटम, देयरफॉर डेल्टा एक्स प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन h/2π। हाइजेंस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स। अब एक साइंटिस्ट एक हो गया, चलिए अभी एक टॉपिक फिर आएगा अभी आगे हम लोग का। एक ये हो गया, और फिर दूसरा एक और है। दूसरा कौन है? स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। हाँ, तो यहीं से बोर की थियरी बोर ने तो अपना प्रूफ कर दिया था। रदरफोर्ड में जो कमी थी उसको दूर करके ना, रदरफोर्ड की कमी को, ड्रॉबैक को दूर कर दिया, बोर ने तो प्रूफ कर दिया था। लेकिन ऑर्बिटल मीन्स कि कोई भी सेल कैसे सब डिवाइड होती है, यानी कि स्मॉल जो एस लिखते हैं, SPDF लिखते हो ऑर्बिटल्स में, तो स्मॉल SPDF जो ऑर्बिटल्स होते हैं, तो एक सेल कैसे डिवाइड होती है, तो इसका कोई भी नॉलेज यह क्यों हो रहा है, यह नील बोर ने इसका कॉन्सेप्ट नहीं दिया, इसको प्रूफ नहीं कर पाए। और क्या नहीं प्रूफ कर पाया नील बोर स्टार्क इफेक्ट और जिमन इफेक्ट को नहीं प्रूफ कर पाया। तो स्टार्क इफेक्ट, जिमन इफेक्ट और क्या, स्टार्क इफेक्ट, जिमन इफेक्ट और सब ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट या SPDF को नहीं प्रूव कर पाया। तो उसको कौन किया स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। तो स्क्रॉडिंजर वेव में क्या कहता है? स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन वेव मॉडल बताता है। उसके पहले कौन था? तो वेव मॉडल बताता है, वो तो एटॉमिक स्ट्रक्चर वेव मॉडल बताता है। उसके पहले कौन था? उसके पहले था सोमरफेल्ड। तो इसको प्रूफ, यानी कि इस वेव थियरी के बेस पर इसको प्रूफ करने वाला साइंटिस्ट था सोमरफेल्ड। तो सोमरफेल्ड क्या कहता है, यानी कि सोमरफेल्ड से देखा जाए तो सोमरफेल्ड ने क्या प्रूफ किया? सोमरफेल्ड ने प्रूफ किया स्मॉल SPDF। और क्या प्रूफ किया? स्टार्क इफेक्ट एंड जिमन इफेक्ट को प्रूफ किया। कौन? सोमरफेल्ड। और इसका वेव मॉडल एटम वेव के फॉर्म में इसको कौन प्रूफ किया? स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन, जो हम आगे बताएंगे अभी। तो यहाँ पर हम डिटेल डिस्कस करेंगे आपको अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर, जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग जहाँ पर हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, तो क्या हम लोग क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रॉन शोज वेव नेचर इन ऑर्बिट। अब सवाल यह है कि वेव कौन सी वेव बनती है, हुआ ना कि कौन सी वेव बनती है।
तो एक बात की यहाँ पर, हाँ ये तो आपको श्योर है कि कौन सी वेव बनती है, तो आप श्योर हैं कौन सी वेव है, मैटर वेव है, मैटर वेव है, हाँ मैटर वेव है, ये तो आप बिल्कुल श्योर है। लेकिन वह मैटर वेव, मान लीजिए कि कहा जाए कि कौन सी वेव बनती है, लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स, बोथ और स्टेशनरी वेव, तो किस पर मारेंगे निशान, मार दीजिए जल्दी फटाफट। हाँ बिल्कुल स्टेशनरी वेव बनती है बेटा ना, हाँ स्टेशनरी वेव बनती है। ओके, मीन्स कि इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस बेटा, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन करता है, स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन करता है बेटा। हाँ किसी भी ले लिया जाए, स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन करता है। ओके, मीन्स अब ज़रा देखिएगा, स्टेशनरी वेव मीन्स हाँ थोड़ा और सही बना लीजिएगा, स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन करता है ना, स्टेशनरी वेव। तो ये है क्या, स्टेशनरी वेव ना, या स्टैंडिंग वेव। क्या, क्यों, कैसे। इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन मॉडल, मैटर वेव, स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव, तो अपने ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन करता है। यहाँ से और कौन यहाँ पे लिंक है, कौन साइंटिस्ट इसी लाइन से, हाँ बोर जानते हैं ना, क्या कहता है कि जो ऑर्बिट पॉसिबल हैं, वो पॉसिबल ऑर्बिट कौन कौन से हो सकते हैं, जो कहा बोर ने कहा कि स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं। तो मान ली 2 ऑर्बिटर्स आर पॉसिबल विच ना सर्कमफ्रेंस इज मल्टीपल ऑफ द एन लेम्डा, यही से क्लियर है। यानी कि यहाँ से आपको 3 साइंटिस्ट ना लिंक मिले। फिलहाल टॉपिक हम लोग का क्या था बेटा, टॉपिक हम लोग का मैटर वेव है, कैसे उसका एडवांसमेंट हुआ, एडवांस थियरी कैसे आई, यहाँ तक पहुँचे। अब आ जाइए और आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से और आगे। तो ये था डी ब्रोगली कंसेप्ट। अब न्यूमेरिकल, यहाँ पे जो टॉपिक है इसे क्या सा न्यूमेरिकल कैसा आएगा, आइए अब वहाँ चलते हैं। हाँ न्यूमेरिकल, इसी टॉपिक पर न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल बेटा सबसे पहला पॉइंट न्यूमेरिकल लिया जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, an electron and a photon both have same energy, both have same energy. What will ratio of their wavelength? Number 1. नंबर 2. नंबर 3. नंबर 4.
नंबर 4, विच वन इज करेक्ट, ट्राई टू डू। हाँ, कोशिश करिए सॉल्व करने की। एन इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन both have same energy. What will ratio of their wavelength? Both have same energy. एनर्जी को बेटा एनर्जी E मान लीजिएगा, एनर्जी E। हो गया? क्वेश्चन नोट कर लिए? हाँ, क्वेश्चन नोट करिए, जल्दी से ऑप्शन नोट कर लीजिए, मैं मिटा दूँ। चलिए आइए, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आंसर देखिए। हाँ, आंसर इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की देखा जाए तो होता है हाफ mv², ले सकते हैं, या काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ m से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें, मान में कोई अंतर पड़ा नहीं बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना होगा, हाफ, अभी देखे बेटा कि P बराबर mv होता है, तो p² अपान m ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? ले सकते हो आराम से। चलो बेटा, काइनेटिक एनर्जी को E माना गया है, तो E बराबर p² अपान 2m, नो डाउट। अंडरलाइन करो यहाँ तक, जल्दी नोट करो, कर लिया? अब P का मान निकाल दो यहाँ से, तो P बराबर कितना होगा, 2me अंडर रूट लीनियर मोमेंटम, ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। लीनियर मोमेंटम का फार्मूला नोट करो, अंडरलाइन करो, लिख दिया? चलो, अभी डी ब्रोगली को देखे हो क्या कह रहा था। डी ब्रोगली से अभी मुलाकात हुई थी आपकी, और क्या बोला था डी ब्रोगली? कहा था कि लेमडा ई बराबर क्या होता है बेटा, h अपान m, किसका m, इलेक्ट्रॉन का मास m, और mv, या ऐसे लिखो h अपान p, तो लेमडा ई बराबर कितना हुआ बेटा, p, हाँ ले लो, p बराबर h अपान p बराबर अंडर रूट 2me। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक पहुँच गया? अच्छी तरह से चेक करो। इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया ये बेटा, इलेक्ट्रॉन के लिए। आप फोटॉन का तो जानते ही हो, हाँ, फोटॉन के लिए तो आप पहले से जानते हो कि E बराबर h न्यू होता है, तो E बराबर h c बाई लेमडा लिख दो ना, तो लेमडा p, इसको E बोले हो, इलेक्ट्रॉन का E, फोटॉन का P कर दो, तो लेमडा p बराबर कितना बेटा, तो लेमडा p बराबर h c अपान, हाँ, E। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। चलो जल्दी करो, नोट करो दोनों को। हाँ, कर लिया? फर्स्ट क्लास, बहुत आसान है सब कुछ ना, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो जल्दी नोट करो। अब हो गया होगा, यहीं पर हो गया, मिटा दे बेटा। चलो आ जाओ, अब दोनों को, हाँ, इस दोनों इक्वेशन ले लीजिए, नंबर 1 और नंबर 2 ले लीजिए, दोनों को डिवीजन कर दो, डिवाइड कर दो दोनों को, तो हाँ करो जल्दी से, डिवाइड करो। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ले लिया? चलो आ जाओ, इक्वेशन नंबर 1 ये है ना, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, डिवाइड कर दो, तो लेमडा ई अपान लेमडा पी बराबर कितना हुआ, लेमडा ई
लेमडा ई, तो h अपॉन अंडर रूट 2m ई, और इसका भी ई ही है क्योंकि दोनों की एनर्जी बोला ही गया है क्वेश्चन में कि दोनों की एनर्जी एक ही है। अब लेमडा पी, तो लेमडा पी रिवर्स हो जाएगा बेटा इनटू ई अपॉन क्या एच सी, एच से एच कैंसिल, लेमडा ई अपॉन लेमडा पी का रेशियो पूछा था क्वेश्चन में, तो कितना जाएगा देखो, यहाँ से एक ई से रूट में है और ये बाहर है तो रूट कट जाएगा, तो 1/c आपका बाहर आ गया, और यहाँ पर क्या हुआ बेटा अंडर रूट ई अपॉन क्या 2m। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर? आंसर हो गया बेटा? ओके, आ जाओ अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ले लिया जाए ना। अभी जस्ट अगले एपिसोड में बेटा ज़बरदस्त मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। यहाँ पर अभी थोड़ा सा मैटर वेव की थ्योरी में हम लोग का टाइम लग गया। हो गया? यहाँ तक पहुँच गए सब लोग? नोट करिए जल्दी। हो गया? आ जाओ अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाँ, ये कोई एक यह कोई एक हेमीस्फेरिकल सरफेस रखा हो बेटा ना, हेमीस्फेरिकल सरफेस। इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट वेव आई है। आई इंटेंसिटी की वेव इंसिडेंट कर रही है इस पर, इस सरफेस पर ना। प्योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बेटा, ये प्योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, हेमिस्फेरिकल। प्योर हेमिस्फेरिकल सरफेस। क्लियर? what is force acting या exerted on the surface? आंसर मारिए जल्दी फटाफट। यह कोई वेव है बेटा, वेव ना, वेव इंसिडेंट कर रही है, लाइट इंसिडेंट कर रही है। हाँ, लाइट मान लें, लाइट इंसिडेंट कर रही, इंटेंसिटी कितनी है आई, तो इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट वेव इज आई। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस? जल्दी बोलिए। निकाल लिया? चलिए एक बार वीडियो रोक करके अपना आंसर निकाल लीजिए, मैं सॉल्व कर दूं आंसर। आ जाओ बेटा। देखो, तो पहली बात यह बेटा कि रेडिएशन प्रेशर क्या होता है, यानी कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय लाइट या फोटोन होता क्या है, याद रखना बेटा। प्रेशर बराबर P बराबर I/C ऑलवेज। I is the intensity and C is the speed of the light. Be sure. जानते हो I बराबर होता क्या है? I बराबर क्या होता है? I का मान आपको दिया रहेगा वाट पर मीटर स्क्वायर, यानी कि I, व्हाट इज द I? तो एनर्जी इंसिडेंट ऑन यूनिट सरफेस, यानी ए सरफेस ऑफ द यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज नोन एज द इंटेंसिटी। अब जा देखो बेटा, तो यहाँ पर टोटल प्रेशर कितना हुआ, तो टोटल प्रेशर पहले निकालना पड़ेगा बेटा। आ जाओ, कम ऑन द पॉइंट, टोटल प्रेशर निकाल लो। तो टोटल प्रेशर कितना हो गया, P टोटल ना
क्या पी है भाई? प्रेशर, याद रखना बेटा, प्रेशर। तो प्रेशर टोटल कितना हुआ? I इंटू ए अपॉन सी, आई इंटू ए अपॉन सी। नाउ क्वेश्चन इज द फोर्स। तो फोर्स कितना हुआ? फोर्स ना, ये तो टोटल प्रेशर हो गया। तो फोर्स कितना हुआ? प्रेशर, फोर्स बराबर कितना हुआ बेटा? पी टोटल ना, पी टोटल। तो पी तो टोटल हो गया, आई बाई सी ही हो गया, और यहाँ ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो यही बन गया हमारे। ऐसे कर दो बेटा, सबसे अच्छा रहेगा। हाँ, टोटल इंटेंसिटी निकाल दो बेटा ना। तो टोटल प्रेशर इंटू टोटल एरिया, तो फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स F बराबर होगा, आई से मल्टीप्लाई कर दे, फोर्स बन जाएगा। तो आई इंटू ए अपॉन सी, आई इंटू ए अपॉन सी। अभी बात और ध्यान देना, यदि यह प्योरली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो F बराबर ना, ये तो जब रिफ्लेक्टिंग नहीं रहेगा तब, तो यदि प्योर रिफ्लेक्टिंग होगा तो 2IA बाई सी। कब? जब प्योर रिफ्लेक्टिंग, जब सरफेस प्योर रिफ्लेक्टिंग होगा तब। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। अब हाँ, अब जैसा और देखो भाई, हाँ अब देखना, ध्यान देना थोड़ा सा। यह एरिया तो यही है ना, एरिया तो यही है ना। रेडियस यदि इसका r हो तो F बराबर कितना आएगा? F बराबर 2I पाई r स्क्वायर अपॉन क्या? C। दिस इज द आंसर, दैट इज आंसर। जिस सरफेस पर रिफ्लेक्शन हो रहा है बेटा वो लेना है, ये एरिया लेनी है ना। तो पाई r स्क्वायर एरिया हो गई इसके। 2 कहाँ से आया? रिफ्लेक्टिव, प्योर 100% रिफ्लेक्टिंग, इसलिए 2 आया। आई क्या है? इंटेंसिटी। ये सी क्या है? स्पीड ऑफ द लाइट। क्लियर? चलिए, तो हटा, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर हमने मैटर वेव, चूँकि बहुत ही एक्सप्लेन करना बहुत ही ज़रूरी था कि व्हाट इज़ द मैटर वेव ना। मैटर वेव क्या होता है बेटा, तो इसे एक्सप्लेन करना ज़रूरी था, कहाँ से आया, पूरी डिटेल थ्योरी हमको देना था। तो न्यूमेरिकल हम लोग अभी रह गया थोड़ा हम लोग का। तो चलिए, तो अभी आफ्टर द ब्रेक ना, तो अभी अपना इतना तैयार करिए, पहले अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, और फिर इसके बाद में मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक नेक्स्ट एपिसोड, यानी कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का पार्ट था ये 6। पार्ट 7 में मिलते हैं विथ 100% मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। बेस्ट ऑफ लक। ओके।